रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुसलसल कोशिश के बाद जो मेरे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो मुसलसल मैं अपना रहा हूं और यहाँ पर जो है आज मेरी 5वीं दफ़ा है। इससे पहले सुबह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते, तो आज फिर मिलने नहीं दिया गया। तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये एहतिजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूं मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनकी दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूं और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और शायद वही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूं और कोई कहता है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये ऑर्डर कौन दे रहा है। जी शुक्रिया। सोहेल साहब ये बताइएगा, आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप बात करते हैं आइन की, बहुत अच्छी बात। देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन था, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ क्या थी मेरे नाम से, अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते। लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी वो 3 में से 2 नहीं तो एक दफा मुलाकात कर लेते थे इमरान खान साहब से, उनसे कोई मशवरा ले लें, वो कौन सा दरवाजा है जो खटखटाते थे और फिर उनको इजाजत मिली। देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर क्रॉस लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं और जो है बार बार उसकी वजाहतें भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। सीएम साहब माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आप पीटीआई वर्कर्स के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गए हैं, आपको इतना बड़ा ओहदा मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक टॉक की और जिसमें आपने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोलैटरल डैमेज की इस्तलाह करते हुए पाक फौज को जो है वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया और पूरे इंडिया ने जो है आपके इस बयान को उठा के उसके ऊपर जो है प्रोग्राम किए। ये तो इंडिया का एजेंडा है, तो आपने वो कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशत गर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को कोलैटरल ये वार क्राइम का जिम्मेदार ठहराया। मैंने जो है मेरी बात वो आप वीडियो पूरी सुनिए। मैंने वहां ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलैटरल डैमेज की डिफिनीशन है उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज थे, और जो प्रोपोर्शन है वो 2% है। मगर अगर फर्ज करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन जख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21 लोग शहीद होते हैं। 21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठकर इस तरह बातें करते हैं, वहां पर मेरे सिविलियंस भी मरते हैं। फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों? स्टेट की गलत पॉलिसी की वजह से। हम उस पॉलिसी पर जो है एतराज करते हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर
جو ہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے, درد کتنا ہوتا ہے, آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہیں, میں دیکھ چکا ہوں, مجھ پر بیت چکی ہیں. میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں, وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں. ہم اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں, ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر, ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں, ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا. وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں, ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول دیتے کہ ملٹری آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتہ ہے کہ اس سے درد کتنا ہوتا ہے؟ بند کمروں میں تو یہ شاہانہ زندگی گزارنے والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہاں ملٹری آپریشن, اس درد سے ہم گزرے ہیں, ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا. ہر وہ پالیسی جو میرے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی, ہر وہ پالیسی جس پر ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا, وہ پالیسی جو ہے ہم نہ پہلے قبول کرتے تھے, نہ آج قبول کرتے ہیں, اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ قبول کریں گے. کون اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سارے, آپ مجھے بتائیں نا, اس ایک سیاستدان کا آپ نام لیں کہ وہ جو ہیں یہ تمام جو سیاسی ٹرمائل ہے اس کو ختم کر سکتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. ایک کا نام بتا دیں, چلے پوچھ کر بتا دیں. کیا کوئی ایسا سیاستدان جو بغیر پوچھے بتا دیں؟ تو یہ نالے کی بات کر رہے ہیں, قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے. ہر ہفتے اتنے کارکن لے کے PTI یہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر ایک CM, ایک سیاسی لیڈر قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہے یا دوسروں پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اچھا, مطلب آپ کی نظر میں 3 ججز کے حکم کہ مجھے ملانے دیا جائے, اس سے جو ہے یہ بڑا کرائم ہے. لیکن کرائم تو ہے نا سر. میری بات سنیں, یہاں پر جو ہے ہم ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر فرض کریں یہ ہمیں ملنے دیتے تو یہ رش بنتا ہی نہیں. یہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے ہیں ججز کے آرڈرز کے باوجود, تو اس وجہ سے رش بنتا ہے. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. یہ کرائم بھی جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ سے ملاقات کے حوالے سے ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ملاقات کا پہلا حق فیملی کا ہے, بعد میں ان کے وکلا کا ہے. جیل مینول کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. یہاں پر ہم نے جرگے دیکھے ہیں, ہم نے 80 اور 100 بندہ دیکھا ہے کہ ان کی جو جعلی بادشاہ بنے ہوئے تھے ان سے ملنے آتے تھے. AC کی ڈیمانڈز ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے جو ہے باقی چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ ویسی جو ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کسی چیز میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. پہلی بات, جب ان دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا تو آپ اس طرح کریں کہ مائک اٹھائیں اور وہاں پر جو ہے جائیں, قبائلی اضلاع میں وہاں کے مشران سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے کس کے ساتھ جرگے کیے تھے اور کون آپ کو اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ ان کو ہم دوبارہ یہاں آباد کرتے ہیں. فینسنگ لگی تھی, ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتا, تو پھر دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ یہی ہمارا سوال ہے اور یہی سوال جینوئن ہے. نومبر میں کوئی احتجاجی تحریک کا کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیں جی, احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک دن کے ڈیڈ لائن پر بھی تیار رہتی ہے. تو پارٹی کی طرف سے جب بھی کال آئی تو ہم تیار ہیں. مضبوط ہو تو 60 کا لشکر ہو اور 60,000 ہو تو وہ جو ہے جیت جاتے ہیں. جب ایمان مضبوط ہو تو کشتیاں جلا دی جاتی ہیں اور جو ہے جنگ جیت لی جاتی ہیں. تو میں IG صاحب کو کہتا ہوں کہ اپنا ایمان مضبوط رکھے. الحمدللہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہر قسم کے افات سے جو ہے ہم نمٹ سکتے ہیں انشاءاللہ. کہتے تھے ہم جب آئندہ احتجاج پہ آئیں گے اسلحہ لے کے آئیں گے, آپ کا کیا مطلب ہے؟ قانون احتجاج ہونا چاہیے یا اسلحہ ساتھ رہنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں جی, ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم اسلحے کا سہارا لیں گے. ہم آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر ہر اپنا وہ رائٹ استعمال کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گا. سر اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو سر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے سارے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سر نومبر میں کال دے رہے ہیں کی جائے تو وہاں پر بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل کیا جائے, وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی, بیٹھوں گا تب جب لیول پر آئیں گے, جب مجھے ٹریٹ کریں گے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں,
इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सर, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े हैं। अभी जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए जो खानदानों में जो है चलता आ रहा है या जो मंजूर नजर लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो जो धमकियां दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चलूं नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। मुलाकात अभी तक नहीं हो रही, आपने सीएम होने के बावजूद भी। जब तक इदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, एक तरफ से देखें किस इदारे के साथ बैठो आप बताएं। जब भी आप बताएं ना किसके साथ बैठा जाए, एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करे कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दे, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ। मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाली का भी पता है क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियां उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। सर, आपने कबायली अजला की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटा के। सर, 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पे आइन और कानून पे एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? NFC अवार्ड में भी उसके है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं है, ये जो है एक शोशा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी। और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो चीज वो भेज रहे थे पूरी दुनिया को कि हम 18वीं तरमीम में जो है सूबाई खुद मुख्तारी ला चुके हैं, और उस पर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो वो तो मेरी समझ से बालातर है। मेरी बात सुने, कौन पेश कर रहा है ड्राफ्ट? जो है किसी ने देखा नहीं, उसका वजीर कानून बोल रहा है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। एक पार्टी को भी ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, वैसे ही पेश करेंगे, डायरेक्टली पेश करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, कबायली अजला के लिए मैं 1000 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ला रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। मैं नौजवानों के लिए जो है टैलेंट हंट पॉलिसी ला रहा हूं। वो नौजवान जिनमें टैलेंट है और वो जो है किसी वजह से आगे नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फारिग होते हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिलती, उनके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूं। इन सब पर काम हो रहा है। तो ये चीजें जो है इनको रिपोर्ट मिलती है तो इनको पता होता है कि मैंने आगे कहाँ जाना है, इस वजह से जो है मेरे काउंटर करने के लिए कोई और चीज फेंक देते हैं। शुक्रिया।